नहीं है जो कि लटकी हुई है पेशेंट्स के ऊपर। ये रिट का मामला तब तक है तब तक उनका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं आ जाता, तब तक जबकि उनका अंदर उनकी बात नहीं मानने लगता, तब तक जब तक कि उनके अंदर एक बगावत करने वाला, पटरी से उतरने वाला मौजूद है। एक है ना हम सब के अंदर जो कि बहरहाल रहता है, जो पटरी से उतरना चाहता है। देखिए ना, एक तो हम हैं जो कि दुनिया के सामने जवाबदेह हैं, जिसका कोई नाम है, यानी हमारा कोई नाम है, और जब हम कुछ करते हैं तो लोग एहतसाब करते हैं उस नाम का जो कि हमारा नाम है, यानी जो हमारा नफ्स है या जो हमारा माइंड है, जो हमारा पब्लिक इमेज है। तो जो एक ये है पब्लिक इमेज है, जो माइंड है हमारा, या जिसे हम मास्टर कह लेते हैं या मास्टर माइंड कह लेते हैं। तो ये जो मास्टर माइंड है, जब भी कोई चीज़ अच्छी होगी या बुरी होगी तो मास्टर माइंड को मुखातब करके कहा जाएगा कि ये चीज़ आपने अच्छी कर दी और ये चीज़ आपने बुरी कर दी। हमेशा मास्टर माइंड को कहा जाएगा, लेकिन एक्चुअली मास्टर माइंड हर दफ़ा ज़िम्मेदार नहीं होता। कभी कभी ज़िम्मेदार वो रोबोट होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर हमने पाल रखा है, रोबोट, जिसे हम कुछ आदतें सिखा देते हैं, जिसे हम कुछ रेगुलर तरीक़ेकार सिखा देते हैं, जिसको हम कुछ अकीदे पक्के बना के दे देते हैं। तो वो जो रोबोट है, जैसे एक बंदा है कि जो डायबिटीज़ में मुब्तला हो गया और वो डॉक्टर के पास पहली दफ़ा जाता है और डॉक्टर उसको कहता है कि अब आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, और डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग है कि मीठी चीज़ें अगर नहीं खानी तो क्यों नहीं खानी, तो वो आगे से हाँ जी बोल देता है। लेकिन वो जो रोबोट है वो पिछले 40 साल से ये जानता है कि मीठी चीज़ें तो खानी है, ये तो मज़ेदार होती हैं। रोबोट अपनी आवाज़ बुलंद करता रहता है कि मीठी चीज़ें खाओ, और मास्टर माइंड जो कि मुतारफ़ हो चुका है डॉक्टर के साथ, वो डॉक्टर की बात सुनना चाहता है और मीठी चीज़ें नहीं खाना चाहता। लेकिन शुरू में क्या होता है, शुरू में रोबोट जिसने 40 साल से एक चीज़ को सीख रखा है, आदत बना रखा है, तो अमली तौर पर जब कोई चीज़ खाने वाली सामने आती है, जैसे कि खीर या मिठाई, तो डॉक्टर की बात उस वक्त सुनाई नहीं देती, वो एक कमज़ोर आवाज़ और दूर की आवाज़ बन जाती है, और रोबोट की आवाज़ बहुत तगड़ी आवाज़ के तौर पर सामने आती है और बंदा मिठाई या खीर खा लेता है। जब वो मिठाई या खीर खा लेता है तो उसकी बीवी कहती है तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था, उसका नाम लेके कहती है। अब मरीज़ ये नहीं जानता कि वो कहे कि ये मैंने नहीं किया, ये मेरा जो रोबोट ब्रेन है, जैसे 4 नुकाती फार्मूले में भी हम ये कहते हैं कि ये मैं नहीं हूँ भाई। तो जब भी कोई बंदा शुगर का मरीज़ कोई मिठाई खा लेता है और कोई उसको टोकता है तो उसको क्या कहना चाहिए कि ये मैंने नहीं खाई, ये मेरा जो रोबोट ब्रेन है जिसने ये सीख रखा है, अभी अचानक उसने हल्ला बोल के, दावा बोल के मेरे पे हावी होके मुझे ये मिठाई खिला दी है, तो आई एम सॉरी। अच्छा नहीं, आम आदमियों को भी पता है कि इंसान के अंदर एक होता है जो कि बगावत करता है और एक होता है जो अच्छी बात बताता है। एक तो बगावत करता है, दूसरा कहता है, देखिए अंदर एक जंग चल रही होती है। जब कोई बंदा कोई मीठी चीज़ खाने लगता है डायबिटीज़ में, तो उसके अंदर जंग चल रही होती है। उसके दिमाग का एक हिस्सा कह रहा होता है कि गो हेड, खा लो, तुमने हमेशा ये चीज़ खाई है, कुछ नहीं होता, 40 साल से तुम खा रहे थे मिठाइयाँ, कुछ नहीं हो रहा था। पर उसका दूसरा ब्रेन यानी मास्टर माइंड कह रहा होता है कि ना खाओ, नई हालात की रोशनी में डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है। और दोनों के दरमियान एक मुकालमा होता है जिसमें से दोनों में से कोई एक जीत सकता है, जो शुरू में रोबोट ब्रेन जीतता है और बाद में मास्टर माइंड जीतता है। तो यहाँ जो बातचीत हो रही है ये मास्टर माइंड के साथ हो रही है, यानी हमारे और आपके दरमियान जो बातचीत होती है तो हमेशा मास्टर माइंड के साथ होती है, और मास्टर माइंड के साथ जितनी दफ़ा ये बात होगी उसमें से कुछ ट्रिकल डाउन करके रोबोट ब्रेन के पास भी चली जाएगी। और वक्त गुजरने के साथ साथ
मास्टरमाइंड की ये बात रोबोट ब्रेन तक भी ट्रिकल डाउन करके पहुंचती रहेगी और रोबोट ब्रेन नई बातें अपना लेगा और दोनों के दरमियान कंसेंसस हो जाएगा। यानी जब आपको कोई अर्जी नहीं होगी, कोई आपको क्रेविंग नहीं होगी नशे की, तो इसका मतलब है कि आपका रोबोट ब्रेन और आपका मास्टरमाइंड अब एक पेज पे आ गए। इसको हम एक्चुअलाइजेशन कहते हैं साइकोलॉजी की ज़ुबान में, और नफ्से मुतमईन कहते हैं मजहबी ज़ुबान में। कभी आपने नफ्से मुतमईन का लफ्ज़ सुना? नफ्से मुतमईन वो होता है जिसके अंदर जो है जंग नहीं चल रही होती, जिसके अंदर अमन हो चुका होता है और कंसेंसस हो चुका होता है और एक पेज पर हो चुके होते हैं वो। तो जो नफ्से मुतमईन है, इसका जिक्र कुरान पाक में है, और कुरान पाक में जिक्र यह है कि फिर अल्लाह ताला उसको कहता है कि ये जो तुम नफ्से मुतमईन हो ना, तुम मेरी जन्नत में आ जाओ। यानी उसको अल्लाह ताला बाकायदा जन्नत में आने की दावत दे। और जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि बंदा एक्चुअलाइज्ड हो गया है, एक्चुअलाइज हो गया है कि अंदर उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इनर सिविल वॉर थी, जो वो इधर भी लपकता था और इधर भी लपकता था, उसका दिल ललचाता था और वो अपने आप को रोकता था, और ये एक टसल थी, टग ऑफ वॉर थी। ये टग ऑफ वॉर, ये टसल ख़त्म हो गई, और जो मास्टरमाइंड कहता है वही रोबोट ब्रेन बोलता है, और जो रोबोट ब्रेन कहता है वही मास्टरमाइंड कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। तो दोनों के दरमियान ये कंसेंसस या जो एक पेज पे आना है, ये असल में सेरेनिटी की वो मंजिल है, रिकवरी की वो मंजिल है जिसमें आपको अपनी रिकवरी से रोमांस हो जाता है और क्रेविंग्स नहीं आती। याद होगा कि एक इरफान जो आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी 25-26 साल की रिकवरी थी और उनका पेट का एक ऑपरेशन हुआ कैंसर की वजह से। उनके पेट के अंदर आंतों का कुछ हिस्सा काटा गया और नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा कि हम आपको नारकोटिक लगाना चाहते हैं क्योंकि आपको दर्द बहुत है। तो उसने कहा कि मुझे आपने नारकोटिक नहीं लगाना, मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम लगवा लो एक आधी का। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा जो रिकवरी से रोमांस है वो टूट जाएगा और उसकी तकलीफ़ मुझे ज़्यादा होगी, और ये जो दर्द मुझे ऑपरेशन की हो रही है ये उतनी नहीं है, मैं आई कैन बियर दैट। और उन्होंने 2-3 दिन वो दर्द बर्दाश्त की और रिकवरी में एक लेवल और ऊपर चले गए। तो ये आप यूँ समझें कि जब इंसान पैदा होता है और दुनिया में आता है तो उसका रोबोट ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, क्योंकि हवासे खमसा से, जो कान से आवाज़ पड़ती है, जो आँख से वो देखता है, जो वो खाता है, जो पीता है, जो छूता है, वो सूंघता है, वो सारे का सारा रोबोट जो है वो लर्न कर रहा होता है। और इसमें से बहुत सारी ऐसी बातें वो लर्न कर लेता है जो आगे चल के उसके लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर वो मीठी चीज़ें खाने सीख लेता है, लेकिन आगे चल के अगर उसको डायबिटीज़ होगी तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारे ऐसे अकीदे वो सीख लेता है रोबोट ब्रेन कि वो दुरुस्त नहीं होते, लेकिन इर्द गिर्द के लोग कह रहे होते हैं कि ये दुरुस्त है। बहुत सारे अकीदे वो सीख लेता है जो दुरुस्त नहीं होते और कल्चरल होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, और वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से वो सारे एब्जॉर्ब करता है। और वन डे जब वो बंदा कोई साइंटिफिक नेचर के सब्जेक्ट्स में चला जाता है और बहुत डीप स्टडी फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की करता है, तो उसको फिर मुश्किलात पेश आने लगती हैं, क्योंकि उसका रोबोट ब्रेन बार बार बीच में पुकारता है कि ये जो तुम नई सोच ले रहे हो ना, ये ना लो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। यानी वो वही है, गो ब्रेन वही है जिसे सोचना नहीं पड़ता, इट गोज़, यानी जो ही ज़रूरत पड़े ये काम स्टार्ट कर देता है, इसको सोच विचार नहीं करनी पड़ती। और जो नो ब्रेन है, ये माथे के पीछे, इसको हमेशा सोच विचार करनी पड़ती है। करंट एनालिसिस, कोई करंट बातचीत है, कोई नफ़ा नुकसान का मामला है, कोई स्ट्रेटजी है, कोई और चीज़ है, तो जैसे कोई किताब पढ़ रहा है या कोई एनालिसिस कर रहा है, कोई मार्केट एनालिसिस कर रहा है, स्टॉक मार्केट में कोई एनालिसिस कर रहा है, तो इसको
तो सोच विचार करनी पड़ेगी। इसीलिए इसको नो ब्रेन भी कहते हैं और स्लो ब्रेन भी कहते हैं। और वो जो गो ब्रेन है उसको गो ब्रेन भी कहते हैं और फास्ट ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि उसे सोचना नहीं पड़ता, उसके पास हर चीज़ सोची सच्चाई रखी हुई है। वो ठीक है या गलत है, लेकिन वो उसको ठीक ही समझता है क्योंकि उसे ठीक समझ के बताई गई थी। यानी अगर आप सोचें कि किसी बच्चे को शुरू से वालिदैन ये अच्छी तरह से समझा दें कि 2 + 2 5 होता है, तो उसका क्या बनेगा। अगरचे ऐसा नहीं करते जुल्म वालिदैन कि उसको 2 + 2 5 सिखाएं, लेकिन बहुत सारी बातें वालिदैन उसको ऐसी सिखा देते हैं जो कि आगे जाके उसके लिए मुश्किलात का बायस बनती है। क्या आपके ज़हन में कोई ऐसी बात आती है जो बचपन में आपने अपने घर के कल्चर से या माहौल से सीखी, लेकिन बहुत बाद में जाके तो आपको लगा कि दिस डज नॉट मेक सेंस टू मी? कोई याद? कुछ मुश्किल होता है ना ऐसे टॉपिक पे बात करना, लेकिन होती है ना ऐसी बातें। कहीं ना कहीं हम सब के जो हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस अकीदे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें कॉन्फ्लिक्ट का सामना होता है, कॉन्फ्लिक्ट का, और फिर हम अपने आप को स्नब कर देते हैं, क्योंकि गो ब्रेन के अंदर या रोबोट ब्रेन के अंदर स्नब करने की बड़ी ताकत है। जब क्रेविंग होती है और आप कह रहे होते बाज आ जा, ना कर, चंगा नहीं, तो वो आपको स्नब कर देता है, शटअप कॉल देता है, कहता है डू इट। और बंदा जब वो कर लेता है तो उसके बाद फिर वो अपने आप को बुरा भला कहता है, वो कई दफ़ा अपने आप को स्कोल्ड करता है। अपग्रेड करना पड़ेगा, यूं कह सकते हैं, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। गो ब्रेन के साथ हमें ख़ास तरीके से, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, उसे नए नॉलेज को उस तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं तो अमूमन एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है जो आपको यूज़ करने की आदत होती है, और वो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है अगर आप 20 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लक्स है जो कि आप 30-40 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं, और कोको कोला है जो कि आप 30-40 ईयर्स से यूज़ कर रहे हैं। अब एक कंपनी आके लक्स जैसा कंपेटिटर साबुन बनाती है, या एक कंपनी एक कोको कोला जैसी बॉटल डेवलप करती है, और अब आपको वो मोटिवेट करती है कि मार्केट जाके तो कोको कोला ना ख़रीदना, ये कोला नेक्स्ट ख़रीदना, या कोई साबुन नया ख़रीदना। तो आपको क्या लगता है कि उनको कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी आपके साथ कंपनी? कैसे भला, क्या कंपनी क्या जिद्दोजहद करेगी? डी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ब्रांड लॉयल्टी को चेंज करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। और एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एक 40 सेकंड में आपको एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, एक स्टोरी बोर्ड होता है, वो एक स्टोरी होती है जो उन्होंने 40 सेकंड में आपको एक स्टोरी सुनानी होती है, और उस स्टोरी में उन्होंने ये बताना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप क्यों यूज़ करेंगे, और जब आप यूज़ करेंगे तो इस प्रोडक्ट का आपको कैसा फ़ायदा होगा और आपको कितना अच्छा लगेगा। ये होती है स्टोरी बोर्ड। मिसाल के तौर पर कोई भी जो नई प्रोडक्ट आती है और पिछली प्रोडक्ट को सुपर इम्पोज करना चाहती है, तो कभी वो कहते हैं कि ये सस्ता होगा, पहले की निस्बत ये सस्ता होगा, पहले की निस्बत बेहतर होगा, इसका कोई एडेड फ़ायदा होगा। और ये एडवर्टाइजमेंट दिन में कितनी दफ़ा चलती है? कम से कम 100 दफ़ा। और अगर आप टीवी पे देखते देखते घर से निकलते हैं तो सामने बिल बोर्ड पे क्या होता है, वही एडवर्टाइजमेंट। और उसके बाद शेरपाव पुल के ऊपर आप आते हैं तो वो नियॉन साइन जो है 100 के करीब एक लाइन में लगे हुए हैं, और आपकी गाड़ी तेज़ी से चल रही है और आप हर सेकंड में एक नियॉन साइन के करीब से गुजर रहे हैं, और उसके ऊपर वही इमेज चल रहा है, और आपने अनकॉन्शियसली शेरपाव पुल को क्रॉस किया 1 मिनट में, और उसमें आपने 60 दफ़ा नया इमेज अपने दिमाग में एब्जॉर्ब किया। तो शेरपाव पुल से उतर के आप लेफ़्ट पे जाते हैं तो वहाँ वही एडवर्टाइजमेंट, और वहाँ फिर आगे एक शॉपिंग मॉल आती है जिसका नाम है अल-फता, और आप अल-फता में जाते हैं तो वहाँ वही प्रोडक्ट पड़ी है और उसके साथ एक लड़की खड़ी है स्मार्ट सी,
और वो आपसे हेलो हाय करके कहती है प्रोडक्ट ले लो। फ्री सैंपल नहीं, वो एवं तरला जिहा कर रही होंगी है। सोनी जी कुड़ी कोई तरला करे तो बड़ा मुश्किल हो जाए ना, तो वो एक एक्सपीरियंस आपका करवाना चाहते हैं उसके साथ। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अच्छा, यहाँ आप में से कोई न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस में से गुजरा? अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी में एक टेक्स्ट होती है जो कि डेवलप की जाती है टेक्निकली और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह आपके रोबोट ब्रेन में इंस्टॉल की जाती है, जिससे कि वहाँ से जो मुखालफत उभरती है वो उभरना बंद हो जाती है अगर आप फोर्सफुल तरीके से और फ्रीक्वेंटली न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस। लेकिन ऐसी ही एक कैसेट है जो 25 साल पहले मैंने और डॉक्टर इजाज़ कुरैशी ने बनाई थी, और उसका नाम है मुस्बत सोच, और वो कोई 25 मिनट्स की एक नरेटिव है, जो तहरीर है वो मैंने लिखी थी और उसमें फिर म्यूज़िक ऐड किया था और डॉक्टर इजाज़ कुरैशी की आवाज़ में थी, और वो जिसे हम कहते हैं गुड फॉर एवरीबॉडी। वो एक ऐसी चीज़ बनाई है जो तकरीबन सबको 24 मिनट्स की, और वो आप वो रेडी, यानी वो बिल्कुल मौजूद है, आपके व्हाट्सएप पे आ सकती है 24 मिनट्स की, और उसका फिर ट्रांसक्रिप्ट है, उसकी लिखी हुई तहरीर भी मौजूद है। वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको थोड़ा शॉर्ट भी किया हुआ है, वो 15 मिनट का है, और ट्रांसक्रिप्ट में उसमें जो आवाज़ है वो ये नहीं कहती कि आपको ये चीज़ ऐसे करना है, बल्कि कहती है कि मैं ऐसे करता हूँ। वो आपसे मैं पे आ गई बात, और उसमें फिर आप एडिटिंग करते हैं, और जब आप एडिटिंग करते हैं फिर आपकी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड किया जाता है, और एक चीज़ ऐड की जाती है कि आपका पसंदीदा म्यूज़िक ऐड कर दिया जाता है। आपका कोई जो म्यूज़िक आपको ऑलरेडी पसंद है, कोई ऐसा म्यूज़िक आपके ज़हन में है जो आपको ऑलरेडी पसंद है, हाँ ये जो म्यूज़िक है, तो अगर वो म्यूज़िक पीछे चल रहा हो तो इसका मतलब है कि आपके दिमाग का एक हिस्सा तो उसको फौरी तौर पर कबूल कर रहा है, वो तो सुन रहा है, वो तो कहता है ये मेरा पसंदीदा म्यूज़िक है। और उसके ऊपर जो फिर आवाज़ है वो भी आपकी अपनी है, वो अब्बा की आवाज़ नहीं है कि जड़ी नहीं मननी, अपनी आवाज़ है ना। आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ये बनना शुरू हो चुका हूँ, ये मुझे यूँ लगता है, तो वो अपनी आवाज़ के अंदर कोई मुखालफत नहीं होती, तो आपका दिमाग उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। और अगर आप कोई चंद दिन जैसे 15-20 दिन उसको सुबह शाम सुने, तो इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, और अब उसमें जो ख्यालात हैं अब वो उभर के ऊपर आएंगे जो कि आपके फ़ायदे के हों, क्योंकि वो डिज़ाइन किए होंगे आपने और आपके काउंसलर ने वो डिज़ाइन किए होंगे। तो ये सारी वो बातें थी। वो बात कहाँ से शुरू हुई थी जी? रेट से। रेट से। और वो मैं सुन के आ गया कि रेट जो है वो एक ट्रांजिएंट चीज़ है, एक टेम्परेरी चीज़ है कि जिसकी जब तक ज़रूरत हो। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी सफ़र पे जा रहे हो तो आप चाहेंगे कि कोई बंदा साथ हो जिसको रास्ता पता हो। आजकल किस चीज़ की मदद लेते हैं आप? गूगल की। और गूगल मैप्स आप ऑन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। किस वजह से वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है? कई उसमें फ़ायदे हैं जो कि आपको हो सकते हैं, और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप गूगल मैप पे जाते हैं। सब तो पहले एक टाइम बता देगा आपको, खाम खा की बेचैनी नहीं होती कि पता नहीं मैं पहुँच, ये बताएगा कि रूट के अंदर जो है मुरीद के कुल की पे होता है, एमनाबाद कुल की है, शदरे की है, आपको पहले से ही तसल्ली हो जाती है। शॉर्टेस्ट रूट बता देगा, ट्रैफिक का वॉल्यूम बता देगा। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदा है जो टीन एजर है और उसको कोई नहीं पता कि लाइफ में कौन सी चीज़ कैसे होती है, और वो अभी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसका दिल चाहता है कि मैं खुद ही करूँगा, लेकिन एक उसका अब्बा मौजूद है और एक उसकी अम्मा मौजूद है कि जिनको बहुत सारी चीज़ का तजर्बा है। और लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, मैं हूँ 18 साल का हो गया हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी करनी है और मैं माँ बाप की नहीं सुनना चाहता, मैं जो भी करना चाहता हूँ ना अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। तो मुझे बताइए कि जो अपनी मर्ज़ी से करता है और जो माँ बाप के मशवरे को साथ रख, गूगल पेरेंट्स कह लें उनको साथ रखता है, तो वालिदैन पहले बता सकते हैं कि ये जो तुम करने जा रहे हो इसका रिज़ल्ट क्या है, इसका रिज़ल्ट क्या है। और वो कहता है अच्छा फिर ये तो ठीक नहीं है, फिर मैं ये नहीं करता, मैं ये कर लेता हूँ। तो वालिदैन कहते हैं इसका रिज़ल्ट ये है।
तो अगर फ़र्ज़ करें गूगल में आप रास्ता खो देते हैं तो वो थोड़ी देर में आपको एक नया रास्ता डिज़ाइन करके देता है, या वो आपको बताता है कि ये आप इधर फ़लाँ जगह वापस जाएं और इधर जाके करें। और एक कांस्टेंट जो आपके ऊपर कवर है, अगर एक गाड़ी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए ये कारआमद है, तो लाइफ में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कारआमद है कि नहीं? ठीक है ना। फादर ये बता सकता है, वालिदैन को भी यही करना चाहिए, वालिदैन को भी यही करना चाहिए कि देखिए गूगल कभी शोर नहीं करता, गूगल कभी शाउट नहीं करता, क्योंकि गूगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रास्ता खो देंगे कि नहीं खोएंगे। गूगल इज़ इम्पर्सनल, पेरेंट्स आर पर्सनल। गूगल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेरेंट्स आर पर्सनल एंड दे आर इमोशनल। और चूँकि पेरेंट्स का आपसे रिश्ता भी है और उनके स्टेक्स भी हैं, तो वो घबरा के शाउटिंग कर देते हैं, लेकिन शाउटिंग करने की उनको भी ज़रूरत नहीं है। और उनको ऐसे ही बात करनी चाहिए ऑलमोस्ट जैसे कि गूगल करता है कि ये आपने जो दाएं तरफ मोड़ ले लिया है, तो इसके अंदर अब आपको ये फ़लाँ लंबा रूट पड़ेगा और ये टोल प्लाज़ा आ जाएगा बीच में और ये फ़लानी चीज़ आ जाएगी, और आपको सजेशन देता है कि ये रास्ता ले लें या ये रास्ता ले लें, दोनों में से ये यूँ कर लें। तो ये काफ़ी फ़ायदे वाली बात है। लेकिन मुझे बताइए कि आपके साथ कोई रहनुमा हो और वो इम्पर्सनल हो या पर्सनल हो, आप क्या चाहेंगे? अगर आप अपने किसी दोस्त से मशवरा करते हैं तो वो क्या ऐसे मशवरा देता है, कहते यार ठीक है मन्नी तो मान ला, तेरा नफ़ा नुकसान है ना, मैनू तो कोई गल नहीं। तो आपको वो बंदा कैसा लगेगा जो कहे कि भाई मैनू की फ़र्क पैंदा है, तेरा नफ़ा नुकसान है, मैनू की? रोबोटिक लगेगा ना। लेकिन अगर आपका कोई सचमुच का दोस्त होगा और उसको पता चले कि आप कोई गलत फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो वो नहीं शोर करता, वो भी करता है ना। देखिए डिपेंड करता है कि मेंटोर हो, लेकिन अगर आपका उसके साथ रिश्ता नहीं है और रिश्तेदार हो और मेंटोर भी हो, जैसे फादर मेंटोर हो, जो कि हो सकता है कि फादर और मदर मिलके मेंटोरिंग कर रहे हों, या किसी लड़के की शादी होती है तो उसका फादर उसको पहले बताया करता था कि बीवी से क्या सलूक करना है। अब वो ज़माना नहीं रहा, बच्चा कहता है मैनू पता है, तुहाडे नालों ज़्यादा पता है। तो ये जो रिट है, ये लफ्ज़ जो है शायद कोई पेनफुल है, तो एक बेहतर वर्ड क्या हो सकता है? हावी होना, जैसे गवर्नमेंट की रिट होती है, जैसे पुलिस की रिट होती है, पेरेंट्स की रिट होती है, लेकिन इसके लिए कोई ज़्यादा डिप्लोमेटिक वर्ड हो सकता है, पोलाइट वर्ड हो सकता है? डोमिनेंस तो रिट से भी एक लफ्ज़ आगे है, डोमिनेंस तो रिट से भी एक लफ्ज़ आगे है। आई थिंक ये ज़रा ज़्यादा पोलाइट है कि पेरेंट्स की भी से होती है, वो स्टेक होल्डर हैं और वो इन्वेस्टर हैं। पेरेंट इन्वेस्टर भी तो है ना आपकी लाइफ के। कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्ट किया होता है जो वापस आप पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर पेरेंट्स फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं औलाद की ज़िंदगी में, पर ज़्यादातर औलाद पेरेंट्स की ज़िंदगी में फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करती। और ज़्यादातर पेरेंट्स डिविएट भी करते हैं औलाद की खातर, झूठ भी बोल लेते हैं औलाद की खातर, वो गैर कानूनी चीज़ भी कर लेते हैं औलाद को बचाने की खातर। जबकि औलाद जब देखती है कि पेरेंट्स के अंदर कोई ख़राबी है, तो औलाद हमेशा ये कहती है कि उनकी तय तो फिर भुगतो। वो तो कहते जमिया नहीं साजे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे रुथलेसनेस ज़ाहिर होती है। पता नहीं आप में से किसी ने वो फिल्म देखी है कि नहीं, विधाता? आप में से किसी ने देखी है दिलीप कुमार की फिल्म विधाता? नहीं, शम्मी कपूर और दिलीप कुमार तो थे उसमें, और उसमें संजय दत्त, अमिताभ नहीं, संजय दत्त था। संजय दत्त का पोता होता है, संजय दत्त पोता होता है दिलीप कुमार का, और दिलीप कुमार का जो बेटा होता है उसको डाकुओं ने कत्ल कर दिया होता है बहुत बुरे तरीके से। और जब उसका बेटा कत्ल होता है तो उसी टाइम पे उसका पोता पैदा होता है और उसकी माँ मर जाती है। तो दिलीप कुमार एक रेलवे इंजन का ड्राइवर होता है, और जब वो ये देखता है कि
मेरे बेटे को इस तरीके से कत्ल कर दिया गया है, और जो बेटा होता है वो एक पुलिसमैन होता है जिसको कत्ल कर दिया जाता है, और पोता पैदा होता है उसी दिन जब बेटा कत्ल होता है। और दिलीप कुमार को इस चीज़ से बड़ा सदमा पहुंचता है और वो रेलवे की नौकरी छोड़ के अंडरवर्ल्ड में चला जाता है। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड में चला जाता है और अपने पोते की बड़ी शानदार परवरिश करता है, उसके उस्ताद मुकर्रर करता है, उसके मेंटोर्स मुकर्रर करता है, और पोता जवान हो जाता है। वो एक मेंटोर उसके लिए ढूंढता है जो संजीव कुमार होता है, और संजीव कुमार उसकी परवरिश करता है एक जेंटलमैन के तौर पर, और उसको नहीं पता होता कि मेरा जो वालिद या दादा है वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है। वो एक दिन उसको पता चल जाता है कि जो मेरा वालिद है वो, यानी दादा जो है वो अंडरवर्ल्ड का डॉन है। और वहाँ एक सीन है जो कि संजय दत्त और दिलीप कुमार के दरमियान है, और उसमें वो अपने दादा को बुरा भला कह रहा होता है कि तुम इतने बुरे इंसान हो, किसी वजह से वो जो उसे पता चलता है तो उसको कहते ये हो तुम, चूँकि वो खुद उसकी परवरिश तो बहुत अच्छी हुई होती है। दिलीप कुमार उस वक्त फिर ये बात करता है कि मैंने किस तरह तुम्हें मुश्किलात में पाला और किस तरह मैंने तुम्हारी परवरिश की, वगैरह वगैरह, जो वालिदैन अक्सर एहसान जताते हैं तो वो कर रहा होता है। तो उसमें एक फ़िक्रा वो बोलता है कि जो लोग भी अपनी औलाद की जो परवरिश है वो बहुत अच्छी तरह भी करते हैं, और अगर वो ख़ुद अपने अंदर अच्छाई पैदा नहीं करते तो उनकी औलाद वापस उनके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ करती है। मैं बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने फ़िल्म में बोले। और संजय दत्त कहता है कि हाँ, जब आप अपनी औलाद की परवरिश तो अच्छे तरीके से करेंगे लेकिन ख़ुद आपके हालात अच्छे नहीं होंगे तो फिर दुनिया थूकेगी आप पर। तो इस तरह के वो सीन थे। ये आप देखते हैं कि आजकल जो एक इस्लामाबाद का जो केस है, शायद आप देखते हो यूट्यूब पे बहुत सारे वीलॉग्स उस पे आते हैं, नूर मुकद्दम केस, जिसमें वो लड़के के हाथों मर्डर हो गया और उसके वालिदैन भी मुसीबत में हैं, क्योंकि उसके वालिदैन आखिरी 4-5 घंटे कॉन्स्टेंटली उसके साथ टेलीफोनिकली इन टच थे कराची से, और शायद उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम उस लड़की को जाने दो और उसको मर्डर ना करो, और वो सुन नहीं रहा था, और अल्टीमेटली उसने बात नहीं सुनी और लड़की को मर्डर कर दिया उसने। तो चूँकि टेलीफोनिकली कॉल रिकॉर्ड बताता है कि उसके वालिदैन इन टच थे, और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ने उनसे चंद सवाल उठाए कि जब आपको पता था कि उसने एक लड़की को यरगमाल बनाया हुआ है तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया। उसका आर्गूमेंट ये है कि मुझे क्या पता था कि आगे चल के उसने लड़की को कत्ल ही कर देना है, फ़िलहाल तो यरगमाल बनाया हुआ है, तो मैंने कहा कोई गल ना हो सी, मतलब आगे जाके तो कुछ नहीं होगा। तो जब वो आगे जाके मर्डर हो जाती है तो ये बहुत बड़ा जुर्म बन जाता है कि वालिद को पता था कि एक डेंजरस सेंसिटिव सिचुएशन है, जिसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने थेरेपी वर्क्स वालों को भेजा कि जाके उस लड़के को आप ले जाएं और ट्रीटमेंट में ले जाएं, और उनको नहीं पता था कि वो तो मर्डर कर देगा, और जब वो पहुँचे तो आगे मर्डर हो चुका था। और वो जो मियाँ बीवी बड़ी शानदार ज़िंदगी गुजारते गुजारते यहाँ तक पहुँचे थे, उनके बेटे के इस कदम से उन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में चली गई है। उस सारे ख़ानदान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में चली गई है। लोग उनसे सलाम दुआ लेने के रवादार नहीं हैं, लोग उनसे कारोबार करने के रवादार नहीं हैं, और लोग उनके साए से भी डरते हैं। लोग उनसे वाकफियत तक भूल चुके हैं, और इर्द गिर्द उनकी फैमिली के, उस लड़के की फैमिली के कितने ही लोग हैं जिनका मुस्तकबिल तारीक हो चुका है, क्योंकि उस लड़के से रिश्तेदारी, चूँकि वो मशहूर फैमिली है, बहुत जाफ़र फैमिली है, पाकिस्तान में बड़ी वेल नोन फैमिली है, पर माँ और बाप दोनों की जो फैमिलियाँ हैं वो
ग्रहण लग गया उनको ग्रहण लग गया महज इस वजह से कि एक हादसा हुआ है और उसको ग्रहण लग गया। और उनसे रिलेटेड हर बंदा बदनाम हो गया। उसमें उन पे भी सवाल उठे हुए हैं और 2 माँ बाप और 12 और लोग, 14 लोग, और 15वां वो लड़का है। 15वां वो लड़का है। 15 लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी टोटली अजीरन है, जस्ट बिकॉज कि उन 15 लोगों में से 14 लोगों ने बर वक्त सही फैसला नहीं किया कि पुलिस को इतला देनी चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। ना वो पीछे हटे, ना उन्होंने पुलिस को इतला दी। लिहाजा कानून की नई नई दफ़ात जो है उभर के सामने आ रही हैं। जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो सिर्फ इतनी है कि ये जो जंग चलती रहती है ना मास्टरमाइंड के दरमियान और रोबोट ब्रेन के दरमियान, इसको समझें, क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं अच्छे फ़ैसले करने और उसके लिए ज़ोर भी लगाते हैं, लेकिन एक और ज़ोरावर अंदर है जो कि आपके फ़ैसलों को सैबोटेज करता है। और ज़्यादातर जो कोशिशें लोग करते हैं नशा छोड़ने की, वज़न कम करने की या सिगरेट छोड़ने की, वो विल पावर के ज़रिए करते हैं। और विल पावर, ये जो नो ब्रेन है ना, ये इसका काम है। विल पावर का काम सिर्फ चीज़ों को आगाज़ करना है, इनिशिएट करना है। विल पावर सिर्फ चीज़ों को स्टार्ट करती है। लेकिन जो हमारा गो ब्रेन है यानी रोबोट ब्रेन है, उसने जो कुछ भी सीखा हुआ है, जो कुछ भी उसने अपनी आदत बनाई हुई है, अल्टीमेटली नतीजा ये निकलेगा कि वही हावी होगा। चाहे जाए कि आप अपने गो ब्रेन पे हावी हो जाएं, और ये हर इंसान की जंग है, चाहे वो नशे का मरीज़ हो, चाहे वो नशे का मरीज़ ना हो। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में सुख पाना चाहता है तो उसको अपने गो ब्रेन को ट्यून करना होगा, सिधाना होगा, और अपने जो नो ब्रेन है इसकी सुप्रीमेसी को कायम करना होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि सिविल सुप्रीमेसी। सिविल सुप्रीमेसी से आप क्या समझते हैं? क्योंकि जो रोबोट ब्रेन है वो सिविल नहीं है, वो अनसिविल है। जो चिम ब्रेन है, ये जो गो ब्रेन है, जो हमारे अंदर एक जानवर होता है जो कि गुस्सा करता है, जो हंगामा करता है, जो हमला करता है, जो पलट के वार करता है बग़ैर सोचे समझे, जिसे हम अच्छी तरह पहचानते हैं अपने अंदर, वो सिविल नहीं है। और ये जो हमारे माथे के पीछे है नो ब्रेन, KNOW, नो ब्रेन, ये सिविल है। ये हमारे ज़मीर की आवाज़ है और ये हमारी विल पावर के तहत काम करता है, पर विल पावर के ऊपर हावी हो जाता है गो ब्रेन। तो मुझे बताइए कि एक इंसान के अंदर अगर 2 किस्म की क़ुव्वतें हैं और एक सिविल है यानी मुहज़्ज़ब है, और एक क़ुव्वत ऐसी है जिसका तहज़ीब से ताल्लुक़ नहीं या जो मुहज़्ज़ब नहीं है, तो दोनों में आपस में टसल तो चलती रहती है ना। और ये टसल कब ख़त्म होगी? कि जब मुहज़्ज़ब ब्रेन हावी हो जाएगा एक गैर मुहज़्ज़ब ब्रेन पे। क्या आपको दुनिया में भी ऐसा नज़र आता है कि कुछ मुल्कों में मुहज़्ज़ब क़ुव्वतें सुप्रीम होती हैं और कुछ मुल्कों में गैर मुहज़्ज़ब क़ुव्वतें ज़्यादा ताकत रखती हैं? क्या ऐसा दुनिया में देखा कभी आपने? आपका क्या हाल है कि फ़्रांस में कैसी सूरत हाल है, कनाडा में कैसी सूरत हाल है, और बरतानिया में कैसी सूरत हाल है, और युगंडा में कैसी सूरत हाल है, और जमैका में, और इस तरह के ममालिक में कैसी सूरत हाल है? कोई थोड़ा बहुत जानता है इस चीज़ को कि यूरोप में क्या सूरत हाल है, यूरोपी ममालिक में क्या सूरत हाल है, कनाडा में क्या सूरत हाल है? वहाँ मुहज़्ज़ब क़ुव्वतें सुप्रीम हैं या गैर मुहज़्ज़ब क़ुव्वतें सुप्रीम हैं? लेकिन अगर पीछे चले जाएं 100, 200, 300 साल पहले तो क्या था? उल्टा था ना। तो फिर उल्टा आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो जाता है ना, तो एक्चुअलाइज हो जाती हैं वो चीज़ें। अभी भी दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ जो गैर मुहज़्ज़ब क़ुव्वतें हैं
जिन्हें आमतौर पर इस्टेब्लिशमेंट के नाम से याद किया जाता है, वो सुप्रीम होती हैं और उनकी मर्ज़ी चलती है। लेकिन एक अंदर ही अंदर जिद्दोजहद चल रही होती है कि जो महज़ब क़ुव्वतें हैं वो सुप्रीम हो। हम इंसानों का हाल भी ऐसा ही है कि हमारे अंदर एक महज़ब क़ुव्वत होती है और एक गैर महज़ब क़ुव्वत होती है। तो एक महज़ब ब्रेन होता है, एक गैर महज़ब ब्रेन होता है। तो महज़ब ब्रेन को अल्टीमेटली गैर महज़ब ब्रेन को काबू करना होता है। अच्छा, गैर महज़ब ब्रेन तगड़ा होता है और महज़ब ब्रेन समझदार होता है। और तगड़े और समझदार के दरमियान जो जंग होती है वो किसे जीतना चाहिए? समझदार को। तगड़े और समझदार के दरमियान जो जंग है वो समझदार जीतेगा तो अच्छा होगा। व्हाट इफ़ कि अगर वो जंग तगड़ा जीत जाए, समझदार ना जीते, नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान महज़ब और गैर महज़ब दोनों का हो जाएगा, क्योंकि वो बंदा नुकसान उठाएगा जिसके अंदर ये क़ुव्वतें आपस में बरसरे पेकार थीं, तो वो बंदा नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी कोई महज़ब क़ुव्वत और गैर महज़ब क़ुव्वत आपस में बरसरे पेकार होती है तो बचाव सिर्फ़ एक सूरत में है कि जो महज़ब क़ुव्वत है वो हावी हो जाए। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भी ऐसी एक जंग है और वो जंग चल रही है और आप चाहेंगे कि आपके अंदर जो महज़ब क़ुव्वत है जिसकी वजह से बचाव होगा, यानी आपकी विल पावर कह लें या आपका माइंड, मास्टर माइंड कह लें, अगर वो हावी हो जाता है गैर महज़ब क़ुव्वतों पे जो कि खपरौला डालती हैं, तो अल्टीमेटली आपका नफ्स मुतमईन हो जाएगा, आप एक्चुअलाइज्ड हो जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने लगेंगे। इसी तरह अगर एक जो बंदा है जो एक यूनिट है, और पहले मैंने मुल्क की मिसाल दी, तो अगर एक फैमिली की मिसाल दी जाए तो क्या फैमिली में भी ये टसल चल रही होती है कि एक बंदा है जो नशा कर रहा है और बात नहीं सुनता, और फैमिली कोशिश कर रही है कि वो बात सुने और वो किसी तरह बात नहीं मानता, और फैमिली कोई ना कोई चारा करती है कि चलो किसी तरह आगाज़ करते हैं और बातचीत और डायलॉग ओपन करते हैं, और अल्टीमेटली दोनों के दरमियान जो कंसेंसस है वो बिल्डअप होने लगता है। ये कंसेंसस बिल्डअप होते हुए आप देखते हैं, कभी आपने देखा कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है, कभी जिद्दोजहद लंबी करनी पड़ती है, कभी जिद्दोजहद छोटी करनी पड़ती है, लेकिन फैमिलीज़ और पेशेंट्स एक पेज पे आ जाते हैं। थोड़ी बहुत दोनों तरफ से क्रिबिंग भी होती है, और अगर उसको अच्छी तरह किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में किया जाए तो ज़्यादा स्मूथनेस आती है। जैसे अभी यहाँ भाई ने कहा कि जी फैमिली शाउट करती है, गूगल शाउट नहीं करता, तो इसमें आपको एक क्राई नज़र आ रही है, एक आपको खामोश चीख लग रही है। तो क्या पेरेंट्स इस बात को सुनेंगे कि वो शाउट ना करें? क्या घर में से चीखो पुकार को खुदा हाफिज़ कहने से कोई फ़ायदा हो सकता है? अगर घर में रौला ख़त्म हो जाए, चीखो पुकार ख़त्म हो जाए और आराम से बात करने का रुझान हो जाए, गूगल की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करना शुरू कर दें, क्योंकि चीखम धाड़ से, गाली गलोच से, मार कुटाई से आई थिंक कुछ हासिल वसूल आज तक हुआ नहीं। ये करके देख लिया आपने, मेरे ख़्याल में कोई भी नहीं जिसने ये करके नहीं देखा होगा। ये ज़ोर ज़बरदस्ती, ये रौले, ये गालम गलोच, ये ब्लेम गेम, ये एक दूसरे के साथ उलझना, एक दूसरे को ताने तंज़े करना। तो अगर एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या नहीं करना, तो ये सबसे ज़्यादा आसान काम वो होते हैं जो नहीं करने होते। आपको पता है सबसे ज़्यादा आसान काम है जो नहीं करने, क्योंकि करना जो है बहरहाल कुछ ना करने से मुश्किल होता है, करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कम से कम 20 चीज़ें ना करने का तहैया कर लें तो आप काफ़ी फारग हो जाएंगे, आसानी हो जाएगी। अगर आप समझ लें कि मैंने गाली नहीं देनी, मैंने तंज नहीं करनी, मैंने हाथापाई नहीं करनी,
मैंने बात करनी है और ख़ामोश हो जाना है, और मैंने चेहरे पे नफ़रत नहीं रखनी, निस्बत नहीं रखनी। मैंने एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हर दफ़ा अपने बच्चे को गले ही लगाना है, मैंने उसके साथ रिश्ते को रीइटरेट करना है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ना करना 20, 25, 40 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो डोंट्स हैं, और फिर बारी आती है डूज़ की कि अच्छा ये करना है, वो ज़रा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मुस्कुराना है, तो अगर कौन मुस्कुराए, एड्डी महंगाई है, तो कुछ ना कुछ लोग कैसे मुस्कुराना तो कोई है इतना मुश्किल नहीं है। एप्रीशिएट करना, कहते हैं इनू एप्रीशिएट करिए, इन्हें बेड़ा गर्क करता है साड़ी ज़िंदगी का। तो हम कहते हैं कि नहीं, वो जो किया है सो किया। अगर किसी दिन कोई अच्छा काम करता है तो थोड़ा मुस्कुरा दें, थोड़ा शाबाश दे दें, थोड़ा गले लगा लें, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें, फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है तो पहले जो चीज़ें नहीं करनी वो तो छोड़ दें, यानी गाली गलोच नहीं करनी, हाथापाई नहीं करनी, शोर नहीं करना, बॉडी लैंग्वेज ख़राब नहीं करनी, कूल हो जाना है। और किसी भी झगड़े के बाद जो टेम्परेचर डाउन करना है वो किसकी जिम्मेदारी है? किसी भी इंटरेक्शन में जिसमें रौला सा हो गया है, टेम्परेचर अप चला गया है, उस टेम्परेचर को डाउन करना किसकी जिम्मेदारी है? देखो ना, अगर टेम्परेचर अप गया था तो उसमें हो सकता है कि एक ने कोई कंट्रीब्यूशन ख़ास ना दी हो, दूसरे ने ज़्यादा दी हो, लेकिन अगर वहाँ कोई भी बंदा मौजूद है, कोई स्टेक होल्डर मौजूद है, कोई सोशल वर्कर मौजूद है, जैसे घर के मुलाजम सोशल वर्कर होते हैं, कोई भी बंदा जो कि वहाँ मौजूद है, अगर टेम्परेचर को नीचे करने में वो कोई रोल अदा कर सकता है तो कर दे। क्योंकि टेम्परेचर अप तो अच्छा नहीं है, टेम्परेचर तो डाउन ही रहना चाहिए ना घर के अंदर माहौल का। तो ये जो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि रिट, तो फैमिली को हम कोई चस्का नहीं डालना चाहते रिट का, ये थोड़ा मैं क्लियर करना चाह रहा था कि फैमिली को हम सिर्फ इब्तदाई तौर पर मामलात को सीधा करने के लिए थोड़ा रिट का एहसास दिलाते हैं कि आप पेरेंट्स हैं, आपकी रिट होनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद हम आपको किसी पर्टिकुलर केस में कहें कि नहीं, बच्चे को फ़ैसले करने दें, वो अब आकिल व बालिग है और अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझता है, तो आप उसके हर मामले में दखल ना दें। बाज़ औक़ात फैमिली बाद में भी दखल देती रहती है, जिससे कि कुछ ख़राबियाँ पैदा होती है। और ये जो रिट है ये उसी वक्त तक कारआमद है जब तक कि अभी डेवलपमेंटल स्टेज इब्तदाई है, यानी 100 दिन अंदर और 100 दिन बाहर, उसके बाद रेट को नीचे आना ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि रेट कोई परमानेंट फ़ीचर है जिससे कि आपके घर का नशे का मसला हल हो सकता है, तो नहीं, ये बात नहीं है। क्योंकि इंसानी ज़हन तो कई तरह सोचता है। हमारे कई पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर सोचते हैं कि अगर 4 गार्ड रख दिए जाएं तो मसला हल हो जाएगा। आप कभी इस तजर्बे में से गुजरे, कोई आप में से, कि कुछ गार्ड्स अगर रख दिए जाएं तो मसला हल हो जाएगा? तो मेरा ख्याल है कि ये कोई मसले का हल ही नहीं है। लेकिन कभी कभी इंसान के जहन में ये आता ज़रूर है, ये माइटी अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं, माइटी अप्रोच यानी ताकत की अप्रोच। लेकिन आप देख लें कि दुनिया अज़ल से ताकत की तरफ से चलती हुई समझदारी की तरफ जा रही है। आप देख लें, दुनिया ताकत की तरफ नहीं जा रही, दुनिया समझदारी की तरफ जा रही है। हमारा जो डायरेक्शन है दुनिया का, ये समझदारी की तरफ है, ताकत की तरफ नहीं है। अगर आप 5000 साल पहले चले जाएं तो दुनिया में ताकत की अप्रोच थी, बल्कि अनटिल रिसेंटली ऑल्सो। अगर आप देखें तो पहली जंग अज़ीम क्या अप्रोच थी? ताकत। दूसरी जंग अज़ीम क्या अप्रोच थी? ताकत की अप्रोच थी। और दूसरी जंग अज़ीम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद आया, और अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने जो प्लान चाकआउट किया वो बुनियादी तौर पर 2 तरह का था। एक कि कोई किसी मुल्क पे हमला नहीं करेगा, ये अक़वाम मुत्तहिदा का बुनियादी चार्टर था कि कोई किसी मुल्क पे हमला नहीं करेगा।
और दूसरी अप्रोच ये थी कि हर मुल्क से गुर्बत और इफलास और बीमारी और बदअमनी का ख़ात्मा किया जाएगा और इंसाफ का बोलबाला किया जाएगा, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने महदूद वसाइल में ये कर रही है कि इस वक्त दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई गासिब मुल्क हो। कोई है जगह जहाँ किसी और के रकबे पे किसी और मुल्क ने कब्ज़ा किया हो। बिलाखिर वो भी छोड़ दिया ना उन्होंने, और बड़ी ज़िल्लत से छोड़ा। अफ़गानिस्तान की, वो अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा भी बराए नाम ही था, बदनामी वाला ही कब्ज़ा था। फ़लस्तीन पे तो वो मसला किसी मुल्क का नहीं है, वो तो आबादियों का आपस में है, जैसे कश्मीर में भी है। लेकिन अब दुनिया के ममालिक अच्छी तरह जानते हैं कि किसी मुल्क पे कब्ज़ा करना और उसको बरकरार रखना उनके लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा अब मुल्कों की ये पॉलिसी नहीं है कि जैसे बांग्लादेश बना था तो इंडिया ने उस पर कब्ज़ा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि वो अपना कब्ज़ा बरकरार नहीं रख सकेंगे। लिहाजा उन्होंने शरारत करके और बांग्लादेश बना के तो बंगालियों के सपुर्द कर दिया। उन्होंने हालांकि चाहते तो वो ख़ुद भी कब्ज़ा कर सकते थे, चाहते तो वो वेस्ट पाकिस्तान पे भी कुछ ना कुछ हिस्से पे कब्ज़ा कर सकते थे, लेकिन उनको पता था कि ये बेकार की एफर्ट है। यूनाइटेड नेशंस की मौजूदगी में कोई मुल्क ये ख्वाब नहीं देख सकता कि वो किसी मुल्क पर कब्ज़ा करे और बरकरार रखे। इसी की छोटी पिक्चर लाइए कि क्या हम इंसानों के लिए किसी इंसान पे गलबा पाना और बरकरार रखना हमेशा के लिए मुमकिन रहा? बेस्ट अप्रोच क्या है कि टेम्परेरी तौर पर आप जो काम भी करें लेकिन फिर उसको सीधा कर लें। यानी कोई भी काम अगर आपको करना पड़ता है मजबूरी में तो फिर उसको सीधा कर लें। लिहाजा जो रिट की जो बात थी, जिससे बात लंबी हो गई, वो पेरेंट्स को समझ लेना चाहिए कि जो रिट है ये एक एमरजेंसी नीड है। इसका चस्का ना लगाएं, इसका मज़ा ना लें। मज़ा अगर लेना है तो समझदारी का लें, नेगोशिएशंस का लें और मुज़ाकरात का और बाहमी डिस्कशंस का मज़ा लें और एक दूसरे की वेलफेयर का ख्याल रखें, एक दूसरे के ऊपर कब्ज़ा करने का ख्याल न रखें। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।